नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 8। और आज हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। जी हाँ, आपके अपने रिसर्च में अगर आपका रिसर्च एथिकल पैमानों पर, पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर रहा है तो आपके रिसर्च के कंक्लूजन को, मेथोडोलॉजी को, प्रोसेस को डिनाई कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो हम रिसर्च में एथिक्स किसे कहेंगे, कैसे एक एथिक बेस्ड रिसर्च हमें करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एथिक्स में आपका प्लेगरिज्म भी आता है। एथिक्स में आपका जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं जिस भी सोर्स से, उस सोर्स की प्राइवेसी, उस सोर्स से आपने किस एवज में या फिर क्या कह के आपने डेटा लिया है और आप किस तरह यूज कर रहे हैं, ये सभी कुछ आता है एथिकल रिसर्च में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एथिक्स या फिर रिसर्च में एथिक्स क्या होता है। व्हाट इज कह सकते हैं रिसर्च एथिक्स या फिर व्हाट आर रिसर्च एथिक्स, कई सारी चीजें हैं। तो पहली चीज है कि रिसर्च एथिक्स जो है प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन है आपको, जहां पे आपको रिसर्चर को जो इंटरेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट से अपने डेटा कलेक्शन के लिए, फॉर डेटा कलेक्शन और फॉर आप कह सकते हैं साइंटिफिकली जो अपने डेटा को या फिर अपने रिसर्च को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रावधान है, एक पैमाना है। यहाँ पे आपको इंश्योर करना होता है इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट और साथ ही साथ प्रोटेक्शन फॉर जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनका। तो सरल शब्दों में कहा जाए, रिसर्च एथिक्स आप उसे कह सकते हैं जिसमें आप जिस भी माध्यम से, जिस भी व्यक्ति से, संस्थान से, जगह से आपने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जिनका आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं पहले तो जो आपका रिसर्च का पर्पज है वो बात बताना चाहिए। दूसरी बात, उनकी अपनी सहमति, चाहे लिखित में हो चाहे मौखिक में हो, वो आपको लेने की जरूरत है। तीसरा, आप जो भी लिख रहे हैं वो किसी दूसरे के द्वारा कहा गया, बोला गया, सोचा गया विचार या फिर प्रूव किया विचार ना हो। अगर वो है तो उसका एग्जैक्टली आपको उद्धरण यानी कि रेफरेंस देना चाहिए। रिसर्च में एथिक्स क्यों मैटर करता है? पहले तो प्रोटेक्ट करता है ये पार्टिसिपेंट्स को हार्म होने से। कई दफा आप कुछ रिसर्च के बेस पर लिख देते हैं और अपने सोर्स देते हैं ये बोला, और उस पर किसी तरह का कुछ भी खतरा होता है तो उससे बच सकते हैं। वो दूसरा है, मेंटेन होता है पब्लिक ट्रस्ट रिसर्च में। रिसर्च में अगर पब्लिक ट्रस्ट में नहीं होगा, अगर डर में होगा, तो स्वाभाविक है जो डेटा आप कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, जो आंसर्स, रिस्पॉन्सेस आपको मिलना है वो उस तरह नहीं मिलेगा। प्रमोट होता है इससे वैलिड एंड क्रेडिबल रिजल्ट, है ना। अगर आप एथिकल रिसर्च कर रहे हैं तो एक वैलिड और क्रेडिबल रिसर्च आएगा। बंदूक की नोक पे और स्वतंत्र रूप में बोलने में बहुत अंतर होता है। ठीक यहाँ पे वही लागू होता है। जब आप एथिकल रिसर्च करते हैं, ओपनली आप चीजों को लेते हैं और आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं, तो फिर वो एक क्रेडिबल और वैलिड रिसर्च माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक सूचित सहमति कह सकते हैं हिंदी में। आपको इन्फॉर्म कंसेंट बेहद जरूरी है। जब आप पार्टिसिपेंट्स से डेटा कलेक्ट करा रहे हो तो एक फुल्ली अंडरस्टैंड वे में आपको उनको पूरा जो रिसर्च का पर्पस है, जो प्रोसेस है, जो रिस्क हो सकता है, कई दफा रिस्क भी होते हैं आपके कहे अनुसार, हो सकता है दंगे हो जाए, बहुत सारी चीज हैं, या फिर क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारा कुछ आपको उनको एज ए एग्रीमेंट आप उनको बताएंगे। अगर आपने डेटा कलेक्शन टूल के लिए क्वेश्चन आया या शेड्यूल रखा है, वहां पे एक सिग्नेचर का ऑप्शन रख लेना है। अगर वो सिग्नेचर करना चाहते हैं सिग्नेचर करा ले, मौखिक रूप में कराना चाहते हैं मौखिक रूप में करा ले। की एलिमेंट्स की अगर बात करें हम रिसर्च एथिक्स में, तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का ऑप्शन आपको हमेशा देना है। वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, कभी भी जब पार्टिसिपेट करते हैं कभी भी जा सकते हैं, आपको कोई ये नहीं कि आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन आप रखेंगे, जो भी आप डेटा आप पूछने जाएंगे, डेटा लेने जाएंगे, उसमें क्लियर एंड रखिए, कोई भी इजीली समझ सके। द राइट टू विड्रॉ एट एनी टाइम, और एक राइट उनको हमेशा देना है एज पर देयर कंसर्न, एज पर देयर टाइम, एज पर देयर बिजी शेड्यूल, एज पर देयर इंटरेस्ट। अगर उनको मन करता है कि नहीं आपके साथ अब डेटा शेयर करना है तो वो जा सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता भी देनी होगी। उदाहरण के रूप में अगर कहूं कि एक साइन करा लेना है कंसेंट फॉर्मेट को बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन ए
मेडिकल ट्रायल, अगर वो मेडिकल ट्रायल टाइप में चीज कर रहे हैं तो उसमें आप साइन करा लेंगे, क्योंकि रिसर्च सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स में या फिर ह्यूमैनिटी में या फिर लिटरेचर में नहीं होता है, साइंस में भी होते हैं, और साइंस के रिसर्च खतरनाक भी हो सकते हैं। तो कुछ अगर मेडिकल ट्रायल करा रहे हैं तो उनका कंसेंट है, इसके लिए आपको साइन कराना है, अदरवाइज आप पे बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। अब ये क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर किसी का अपना जीवन है और किसी की अपनी प्राइवेसी है, तो इंश्योर करना है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक ना हो, शेयर नहीं होना चाहिए विथआउट जो भी उनका कंसर्न पर्सन है उसके परमिशन के। दूसरा, एनोनिमिटी में आपको पार्टिसिपेंट्स को हमेशा उसकी जो आइडेंटिटी है उसको अननोन रखना है। आप सपोज आपने राम से लिया है तो आपको XYZ लिखना है, ठीक है, ताकि रिसर्चर के द्वारा उसके पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल आइडेंटिटी को खतरा ना हो सके। उदाहरण के रूप में आप कोड्स यूज कर सकते हैं नाम के जगह पर, ठीक है, सर्वेज रिस्पॉन्सेस में आप, या फिर डमी नेम्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर किसी के नाम को जब आप एग्जैक्टली वहां पर उद्धृत करते हैं तो होता यह है कि कई दफा उस रिसर्च के बेस्ड पे आगे किसी कोई और उस एवज में उससे कई तरह की चीजें करवा सकता है, फिर बार बार लोग वहां पहुंच सकते हैं, उनकी प्राइवेसी बिना उसके परमिशन के वाइड हो सकती है। अगला है अवॉइडिंग हार्म। ये बेहद जरूरी है। इसमें हार्म भी कई प्रकार के होते हैं, खतरे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, है ना। आपने मान लीजिए कोई रिसर्च किया फाइनेंस पे, किसी पे कर्ज पे, लोन पे, कि लोन मतलब हम नहीं पे करते हैं अमाउंट, और उस पे आपने नाम एग्जैक्टली दे दिया और बैंक भी वो रिसर्च पढ़ ली, और जो बैंक के एम्प्लॉय से, क्लाइंट से जो रिकवरी एजेंट्स है वो हो सकता है फाइनेंशियली उसको कवर करने के लिए फिजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज, सोशल डैमेज करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और उदाहरण अगर मैं दूं तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जैसे इंटरव्यूज के दौरान अगर आप नहीं रखेंगे तो सेंसिटिव टॉपिक्स पर तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब अगला है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ये इसलिए जरूरी है, ये आपके अंदर खुद होना चाहिए कि जब आप प्रेजेंट करें कोई डेटा को तो वो सत्य के आधार पर हो, बिना किसी फॉल्सिफिकेशन या फैब्रिकेशन के हो। साथ ही साथ प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ना तो झूठा हो, ना ही बढ़ा चढ़ा के हो, और न ही किसी दूसरे का विचार आप थोपा हुआ। पहला, बढ़ा चढ़ा के नहीं, गलत भी नहीं, और किसी दूसरे के विचार को अपना बना के बनाए, ठीक है। गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, अगर आप दूसरे के विचार ले रहे हैं तो प्रॉपर क्रेडिट सोर्स का देना आपके लिए, आपके रिसर्च के लिए एथिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा। उससे आपको कोई खतरा नहीं, बल्कि आपको एक अच्छी लाइन में या फिर अच्छा रिसर्चर माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि एथिकल अप्रूवल प्रोसेस कैसे आपको फॉलो करना है, क्या होता है। जैसे कि आप मोस्ट स्टडीज में बात करें कि रिक्वायर होता है अप्रूवल फ्रॉम एन एथिक्स रिव्यू बोर्ड, IERB भी कहते हैं, ठीक है, या फिर IRB भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। अब एथिक्स रिव्यू बोर्ड और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये एक तरह से आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस संस्थान में या फिर जिस माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं वहां पे एक बॉडी बना दी जाती है कि आप जैसे इंस्टीट्यूशन में है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में है या इंस्टीट्यूट में है, तो एक बॉडी बना दी जाती है हायरार्किकल सिस्टम में। आपके जो भी ऊपर होंगे जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे होंगे या फिर आप रिसर्च करा रहे होंगे तो आप एक बॉडी बना देंगे जिसमें कि आप 2 एक्सपर्ट्स को एज ए प्रोफेसर इन दैट फील्ड जो भी काम कर रहा होगा वो, कुछ और लोगों को, कुछ स्टूडेंट को आप रखेंगे, और वो इथिकली आपके रिसर्च को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, और उसके रिव्यू बोर्ड के जो सिग्नेचर्स हैं और वो चीजें हैं वो आपको चाहिए होता है। ये होता है। दूसरा आपको कह सकते हैं एथिक्स रिव्यू बोर्ड, वो भी सेम इसी तरह से काम करता है, तो ये कराया जाता है। इसमें अगर कैसे करना है नहीं करना, अगर स्टेप की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक डिटेल्ड प्रपोजल आउटलाइन करके शेयर करना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड एथिकल क्या क्या कंसिडरेशंस आप अपना रहे हैं वो आपको बताना होता है। दूसरा, आपको एड्रेस करना होता है पोटेंशियल रिस्क एंड हाउ दे विल मिटिगेटेड, या फिर उसको कैसे क्या वो काम करेंगे, कैसे बेनिफिटेड होंगे। तीसरा, आपको ऑब्टेन करना होता है अप्रूवल डेटा कलेक्शन के पहले। ये जो स्टेप्स है ये IRB को जब आप हायर करते हैं या फिर जब IRB का इन्वॉल्वमेंट अपने रिसर्च में कराते हैं तो उनको पूरा कुछ ये देना होता है कि हम इन प्रणालियों को, इन पद्धतियों के आधार पर ऐसे डेटा कलेक्शन करेंगे, ये कंसेंट है, ये रिस्क है, ये इस तरह से हमारा होगा, और वो फिर अप्रूव करके देते हैं, हाँ ठीक है, आपकी जो पूरी प्रणाली है, पद्धति है, प्रोसेस है, मेथड है, दैट इज ओके अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं रिसर्च, ठीक है।
तो उसके बेस पे अगर वो ओके है तो फिर अब आपको फिर रिसर्च में आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर आफ्टर डेटा कलेक्शन भी अगर आपको लगता है कि या रिव्यू बोर्ड को लगता है एक बार कि आपने जो डेटा लिया है क्या उसमें वो चीजें फॉलो हो रही है, तो फिर से वो देखते हैं, फिर से वो अप्रूवल आपको देंगे। अब सवाल आपके मन में आएगा कि क्या ऐसे कॉमन एथिकल इश्यूज हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में जब जाएंगे तो रिसर्च में आपको हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कॉमन एथिकल इश्यूज हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, तो और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे उस पर बात। जैसे पहला, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे जिसमें आपको मिसलीड बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के द्वारा हो सकता है, मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द स्टडी, है ना, ये आपको होगा। दूसरा, इसमें अगर आप करेक्शन की बात करें तो फिर जैसे मान लीजिए आप कि अगर आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं और इस तरह से तो आपको वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन को आते को देखना है। बायसनेस आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, आपको अपने बायसनेस को दूर रखना है, आपके अपने एथिक्स, आपके अपने मोरल एजुकेशन, आपका अपना रिलीजन, आपकी अपने थिंकिंग, उस सबको दूर करना है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो डेटा का आपके अपने इंस्टिंक्ट से। डेटा मिसमैनेजमेंट आपको नहीं करना है, लोडिंग और मिस हैंडलिंग हो जाता है कई बार, सेंसिटिव डेटा जो होते हैं ना, आपको मिस मैनेजमेंट हो जाता है, कहीं का कुछ आपको। सॉल्यूशन इसके लिए ये है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है अपने रिसर्च को लेकर, एकदम खुले मन से रिसर्च को लेकर आपको काम करना है, रेस्पेक्ट करना है पार्टिसिपेंट्स के जो फीलिंग्स है और ऑटोनॉमी है उसको फीलिंग करना है, मेंटेन करना है रिगरस स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग। आप रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, आप वो भी रिकॉर्डिंग आप विद द परमिशन और कहीं ना कहीं कंसेंट ऑफ योर पार्टिसिपेंट। इंश्योर करना है ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द रिसर्च, एकदम आप कहीं का कहीं मत चले जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स जो आपने रिसर्च में रखे हैं, जो क्वेश्चंस रखे हैं आपके डेटा कलेक्शन के दौरान, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना है। एट लास्ट आपके लिए फिर से प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब आपने अभी तक जितने भी काम किया है, अब सवाल आता है कि क्या अब आपको देखना है कि आपने जो सैम्पलिंग और चीजें की हैं उसमें डेटा कलेक्शन के दौरान अब आप क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करेंगे एज ए रिसर्च एथिक्स, ठीक है। और इसी में मैं थोड़ा सा बता दूं प्लेगरिज्म का। प्लेगरिज्म में मैंने पहले भी बताया कि आपको दूसरे किसी के विचार, लिखे हुई बात, बोली हुई बात, सोची हुई बात अगर आप उद्धृत कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट रेफरेंस एज पर योर डिसिप्लिन रेफरेंसिंग सिस्टम, चाहे एपीए हो, एमएलए हो, चिकागो या फिर जो भी हो, उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरी हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कीजिए। 7004459007 पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।